स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टॉर्क क्या होता है, जो कि टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है, रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं। रिजिड बॉडी के साथ एक और होता है सॉफ्ट बॉडीज क्या होती हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है और मूवमेंट आर्म क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या फिर इसको दूसरा नाम देंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को डिफाइन करने से पहले आपने ये डेली लाइफ में अपनी एग्जांपल देखी होगी। आप डोर खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो उसका जो लॉक होता है उसको आप रोटेट करते हैं। अनदर एग्जांपल में है कि आप टैब खोलते हैं, टैब खोलने के लिए आप उसका कवर रोटेट करते हैं। ये जो रोटेशन का इफेक्ट होता है ना, जो आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क को हम डिफाइन करेंगे टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, यानी कि फोर्स अप्लाई करने से अगर किसी चीज में रोटेशन प्रोड्यूस होती है, अगर कोई चीज टर्न होती है, तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। जब दरवाजा खोला या बंद किया जाता है ना, तो एक तो साइड वो होती है दरवाजे की जहां पर हैंडल होता है, और दूसरी साइड वो होती है जो दीवार के साथ फिक्स होता है। इनफैक्ट वो फिक्स नहीं होता, वहां से वो रोटेशन हो रही होती है, वहां से वो घूम रहा होता है। वो जिस पॉइंट से वो घूम रहा होता है ना, उस पॉइंट वो हम कहते हैं कि उस पॉइंट में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब हमारे पास इसके साथ और कुछ पॉइंट्स हैं। एक सबसे पहले हमारे पास होता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी नाम से पता चला, रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी, इनके जो स्टिफ होती है, जो बहुत ज्यादा सख्त होती है, उसको हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी का। अब रिजिड बॉडी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको देखिए। जितनी भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, जितना भी मटेरियल आपको नजर आ रहा है, हर ऑब्जेक्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर बना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से। ठीक हो गया। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास स्टोन है और दूसरा हमारे पास कोई फोम है, फोम सोफा है, स्पंज है हमारे पास। दोनों को हम अपने हाथों से दबाते हैं, क्या लगता है स्टोन प्रेस होगा? नहीं होगा। और जो फोम होगा हमारे पास वो प्रेस हो जाएगा? वो हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क है कि स्टोन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो प्रेस नहीं होता। प्रेस होने का मतलब है उसके जो मॉलिक्यूल जिससे वो मिलकर बना है, उसके मॉलिक्यूल आपस में कंप्रेस नहीं होते, आपस में क्लोज नहीं होते। लेकिन जो फोम है, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होते तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास रिजिड बॉडी है। ठीक हो गया। अगर मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं तो वो हमारे पास रिजिड बॉडी होगी नहीं, उसका नाम क्या होगा? वो हमारे पास होगी सॉफ्ट बॉडी। ठीक हो गया। अब आयरन है, आयरन को कंप्रेस करने से क्या उसके मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं? फोर्स अप्लाई करने से क्या वो बड़े साइज का छोटा साइज बन जाता है? नहीं, वो सॉफ्ट बॉडी नहीं है, वो रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो ये फर्क होता है सॉफ्ट बॉडी और रिजिड बॉडी में। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है रोटेट करना, यानी घूमना। एक्सिस का हम नाम लेते हैं, कोई एक सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का घूमना अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट, दैट कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्लॉक है, सपोज करते हैं ये क्लॉक है हमारे पास, ये इसकी नीडल है, ये इसकी सुई है, और दूसरी इसकी ये वाली सुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो नीडल्स हैं, ये जो सुइयां हैं, ये एक सर्कल में घूमती हैं, और किस पॉइंट के अराउंड घूमती है? उस पॉइंट के अराउंड घूमती है जहां पर ये फिक्स होती है। ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना,
इस पॉइंट के राउंड ये सारी की सारी नीडल्स घूमती रहती हैं। अब इन नीडल्स का सेंट्रल पॉइंट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स वो पॉइंट होगा जिसके राउंड ये घूम रही होती है, और उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जिस पॉइंट के राउंड कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। अगेन उसी बात पर आ जाए, पहले एग्जांपल दिया, डोर है, दरवाजा है, एक हाथ से हम दरवाजे को एक तरफ से खोलते हैं और दूसरी साइड जो होती है ना दरवाजे की, वो दीवार के साथ लगी होती है। ठीक है, अब जिस पॉइंट के राउंड वो दरवाजा घूम रहा होता है ना, उसको हम बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, साइकिल का टायर है, ये सपोज करते हैं एक सर्कल जस्ट लाइक अ टायर ऑफ साइकिल। इसके जब ये घूमता है तो इसका ये सेंट्रल पॉइंट है, ये टायर अपने इस सेंटर के राउंड घूमता है। अब इसका सेंटर है, इसको बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक कोई भी रॉड है हमारे पास, ठीक है, और ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट है। इस रॉड को हम यूं घुमाते हैं, ये यूं घूमती है रॉड। अब ये घूम किस पॉइंट के राउंड रही है? इस सेंट्रल पॉइंट के राउंड। अब ये सेंट्रल पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैटर करता है किसी भी टॉर्क में। एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो टॉर्क होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में घूमना है एक सेंट्रल पॉइंट के राउंड, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? चले, इसके बाद हमारे पास आता है, चलिए इसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, टॉर्क। सपोज करते हैं कि हमारे पास है एक स्पैनर, ये हमारे पास सपोज एक स्पैनर है। स्पैनर मतलब रेंच, जिससे हम किसी नट या बुलेट को टाइट या लूज करते हैं। सपोज ये मेरे पास रेंच है और वो नट इस रेंच के माउथ में है, इस तरह, जिसको हमने टाइट या लूज करना है। हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस रेंच को रोटेट करने के लिए, रेंच को घुमाने के लिए। सपोज ये नट, ये मेरे पास रेंच है, हमने नीचे को फोर्स लगानी है या ऊपर को फोर्स लगानी है, डिपेंड करता है कि हमने टाइट करना है या लूज करना है। अच्छा स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, अब इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है ना, अब ये जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन को हम बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब जिस पर एक्ट किया जा रहा है, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। कौन वर्क कर रहा है? फोर्स वर्क कर रहा है। यानी कि वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करती है, उस लाइन को हम बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये जो स्पैनर है ये रोटेट करेगा। किस पॉइंट के राउंड रोटेट करेगा? वो नट या बुलेट जिसको हमें टाइट या लूज करना है, जो कि हमने ये बना रखा है। इस नट के राउंड स्पैनर रोटेट करना शुरू कर देगा इस तरह से। अब ये वाला पॉइंट तो हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और वो वाला पॉइंट जिसके राउंड एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसको हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा एक और चीज में डिस्टेंस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस लाइन ऑफ एक्शन तक, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये एक डिस्टेंस होता है जिसको हम बोल देते हैं मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है उस लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस रोटेशन के बीच में। अब लाइन ऑफ एक्शन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको तो हम फोर्स है, एफ से डिनोट करेंगे। जो मूवमेंट ऑफ आर्म होता है, उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, याद रखना। और जो एक्सिस रोटेशन होता है, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, वो जिस पॉइंट के अराउंड वो घूम रहा है, जिस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो टॉर्क को हम लिखते हैं, ये है टी, एग्जैक्ट टी नहीं हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम टेढ़ा करेंगे, जस्ट लाइक उर्दू अल्फाबेट है अलमद्दा, बिल्कुल उस तरह से, इस तरह से। टॉर्क इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, जिनके मूवमेंट ऑफ आर्म, और सेकंड डिपेंड कर रहा है फोर्स पर। दोनों चीजें मिलती हैं तो मूवमेंट आर्म होता है, दोनों चीजें मिलती हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल, लेंथ। अब अगर हम बात करें कि टॉर्क डिपेंड किस पर करता है, टॉर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है। फार्मूले के अंदर जो चीजें गिवन होती हैं उसी चीज पर डिपेंडेंस होती है।
एक है ये फोर्स, फोर्स पर डिपेंड करता है टॉर्क, और दूसरा मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म या फिर लेंथ, इसको हम यू भी कह सकते हैं। ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर दोनों में से किसी एक चीज को भी बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क ज्यादा होता जाएगा, दोनों को बढ़ाएंगे टॉर्क और ज्यादा हो जाएगा, दोनों में से किसी एक चीज को कम करेंगे तो टॉर्क डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्स फिक्स रखते हैं, वही अगर उसको हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ हम बढ़ाते जा रहे हैं तो टॉर्क हमारा ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि ट्रक अगर रोड के साइड पर खड़ा हुआ, उसका टायर चेंज करने के लिए नट को लूज कर रहे हैं, टायर खोल रहे हैं उसका, तो आपने गौर किया होगा कि स्पैनर के ऊपर एक बड़ी सी बैरल लगा दिया, एक पाइप लगा दिया था, और एक बंदा उसके ऊपर उसको खींच रहा था, उसके ऊपर जंप कर रहा था। बैरल लगाने का मकसद क्या होता है? लेंथ को हम ज्यादा कर रहे हैं, मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मूवमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, और वो नट ज्यादा जल्दी से टाइट या जल्दी से लूज हो जाता है। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हम हमेशा याद रहे, यूनिट हम निकालते हैं फॉर्मूला से। तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन, और एल इज अ लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। तो हमारे पास टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ऑन व्हाट फैक्टर टॉर्क डिपेंड्स अपॉन, तो ये दो चीजें, एक फोर्स है और दूसरी मूवमेंट आर्म है। अच्छा सुनो, एक और चीज याद रहे, अब ये मूवमेंट आर्म और फोर्स का आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर हम इस एंगल को कम या ज्यादा करें ना, तब भी हमारा टॉर्क कम या ज्यादा हो सकता है। जैसा कि इसको अगर हम ओपन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसको ओपन कर तो हमारे पास आता है एफ एल साइन ऑफ थीटा। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला, और एक होता है डॉट प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट हम कभी पढ़ लेंगे। अगर क्रॉस को ओपन करें तो हमारे पास साइन थीटा आता है, अगर डॉट को ओपन करें तो हमारे पास कॉस थीटा आता है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इनफैक्ट जो क्रॉस है वो बता रहा है एंगल का, तो साइन थीटा हमारे पास होता है एंगल, थीटा इज द एंगल, ये एंगल है इस फोर्स और इस लेंथ के बीच में। अगर एंगल 90 है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 90 एंगल है, तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क तब होगा जब थीटा हमारा 90 होगा, और मिनिमम या फिर जीरो टॉर्क तब होगा जब एंगल हमारा 0 होगा। ठीक हो गया। अगर इन दोनों के अलावा कोई और हमारे पास एंगल आता है, जैसा कि 45 डिग्री आता है, 60 आता है, 180 आता है, तो हमारा जो टॉर्क होता है वो किसी और वैल्यू में आएगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है। और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना है आपने, -1 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, -1 है तो मिनिमम होगा, +1 है तो मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क हमारा डिपेंड करता है फोर्स पर और मूवमेंट आर्म पर, और साथ में एंगल पर। एंगल है, एंगल बिटवीन होता है फोर्स और मूवमेंट आर्म के, जितना हम इसमें एंगल रख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ा है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्स ऑफ रोटेशन क्या होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला।